नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र सीरीज में पीसीएस क्रांति टीम द्वारा घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें से अभी घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल एवं विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास, ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं। जिसमें से हमने भारतीय इतिहास के बारे में अगर बात करी जाए तो हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कि 8 घंटे लगभग 8 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह लगभग आज का अंतिम क्लास है। इसके बाद फिर पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वह आधुनिक भारत का इतिहास होगा, ठीक है। उसको भी हम लोग 12-13 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर अभी तक आपने प्राचीन भारतीय इतिहास का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां जाकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें समझाया भी गया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे याद रखना है, ये सब चीजें भी बताई गई हैं, ठीक है। तो आप वहां जाकर भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज का अंतिम, यानी कि पूरे मध्यकालीन भारत का अंतिम पोर्शन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो मुगल चित्रकला है उसके विषय वस्तु में युद्ध दृश्य भी आते हैं, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण भी आते थे। इस तरीके से उपर्युक्त सभी कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दक्ष थे, माने जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, चित्रकला का मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, बाबर ने कुछ नहीं किया था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके समय काल में उसने फारस में अफगानिस्तान में जब वो निर्वासन काल में था तो उसके पास मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं उन्होंने प्राप्त करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो दोस्तों, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, ठीक है। आपको याद रखना है इसे। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने विकल्प में बी को सही माना, अकबर को माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे एनसीईआरटी में हुमायूं को चित्रकारी के कारखाने बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो दोस्तों, काली घाट, जो कि आधुनिक चित्रकला शैली है भारत की, तो उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है, काली घाट चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो दास्तान ए जो अमीर हमजा था वह अब्दुल समद और मीर सैयद अली, जो कि निर्वासन काल था जब हुमायूं का अफगानिस्तान में, तो उस समय इसके साथ यह काम करते थे। तो आपको ए और बी दोनों ही सही मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके? अकबर के राज दरबारी थे, ठीक है। दसवंत एक कहार का बेटा था, ध्यान देना, और बहुत ही अग्रणी चित्रकार था। लेकिन इसने कुछ समय बाद इसकी मानसिक अवस्थिति विक्षिप्त हो गई, जिसके कारण यह आत्महत्या कर लेता, ठीक है। और अकबर में अगर देखा जाए तो दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, संवल, हरिवंश, यह सब भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो दोस्तों, अकबर के दरबार में यूरोप चित्रकारी का प्रवेश हुआ, जिसमें क्या था, यूरोप चित्रकारी की 2 विशेषताएं ग्रहण की थी, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे आने वाली वस्तु को छोटे आकार में बताना। यह दोनों बातें थी जो कि उसने क्या कहते हैं, यूरोप चित्रकारी से ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? निम्न कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। तो दोस्तों, अब्दुल हसन और मीर सैयद अली ये दोनों जहांगीर से सम्मिलित थे, ठीक है। अब्दुल हसन उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नारिद, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन जहांगीर के समय के चित्रकार माने जाते हैं। जबकि मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद यह थे जो यह है मुगल चित्र
कला की आधार शैली इन्होंने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो दोस्तों अब्दुल समद जो था वह जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति करी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में उन्नति करी थी, उसे चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो दोस्तों जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो दोस्तों जहांगीर ने दिया था। ठीक है, ठीक, आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ये चित्रकला की शैली को प्रदर्शित करते हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, चित्रकला की शैली किशनगढ़ के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की है जो कि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो दोस्तों यह थी बीड़ा बजाता था बहुत अच्छा। ठीक है, वो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा? तो प्रातः काल में दोस्तों तोड़ी गाया जाता है। तोड़ी राग प्रातः कालीन गाया जाने वाला राग है। राज दरबार में भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतकों ने स्वामी हरिदास से परीक्षण लिया था। ठीक है, स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? दोस्तों इन्होंने 5 किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया हुआ, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें समाद उपाधि तानसेन दी गई थी। तो यही गलत है, सीधा है, क्योंकि तानसेन की जो उपाधि थी वह ग्वालियर के राजा द्वारा दी गई थी। ठीक है, ग्वालियर के राजा जो थे उन्होंने दी थी और इनका नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, सूरदास, हरिदास, बिलासखान। सूरदास नहीं थे, हरिदास भी नहीं थे, 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सॉरी, हरिदास थे और तानसेन थे, 4 बिलास खां नहीं थे। ठीक है, तो एक तरीके से 1 और 2 आपका इसमें से सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो उस समय दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है, भाटा के राजा रामचंद्र जो कि कहाँ थे? ग्वालियर के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में माल गुर्जरी यह कोई संगीतज्ञ नहीं थी, बल्कि यह संगीत का एक राग है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? दोस्तों लाला कलावंत से शिक्षा लेने वाला बंदा था अकबर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संगीत की टप्पा शैली जो है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो दोस्तों यह मोहम्मद शाह के समय में विकसित हुई थी टप्पा शैली, आपको याद रखना है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, तो मुगल कालीन साहित्य में हम देख लेते हैं प्रमुख क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। ठीक है, तुजु के बाबरी नाम से जो थी इसका अंग्रेजी अनुवाद फारसी अनुवाद बाबरनामा है, और बाबरनामा का जिसका किया था पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने, लेकिन फारसी अनुवाद इसका किया था विलियम रस्किन और जॉन लेडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो गुलबदन बेगम ने लिखे हैं। हुमायूं नामा की रचना की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा सेम क्वेश्चन। ठीक है, किसने की? तो दोस्तों इसमें साथ दिया था गुलबदन बेगम ने, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है सही। ठीक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा द्वारा किया गया था स्थापना इसकी।
दिल्ली में पुराना किला जिसे खैरुल मंजिल नाम से मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों माहम अनगर ने करवाया था, जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से हितोपदेश का फारसी में अनुवाद कब किया गया था, किसने किया था? तो दोस्तों ताजुल माली ने किया था हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी और मुहर्रिफ अल कुबाल नाम से, ठीक है, जिसमें से ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है, ठीक है। और सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना, पहले में दिया है हसन निजामी खानदमीर मोहम्मद काजिम भीमसेन, इधर दिया आलमगीर नामा दिले नुक्से दिलकुशा हुमायूं नामा ताजुल मासिर। तो दोस्तों इसमें से सीधा आप भीमसेन जाएंगे नुक्सा ए दिलकुशा से, ठीक है। तो डी का आपका 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा 4 3 1, ठीक है, जिसमें से एक हसन निजामी ताजुल मासिर खानदमीर हुमायूं नामा मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, ठीक है। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना। सूची 1 में दिया है मुल्ला दाऊद दामोदर कवि सोमनाथ अमीर खुसरो, इधर दिया है चंदायन आसिका पद्मावती राग विबोध। तो दोस्तों सोमनाथ राग विबोध हो जाएगा, अमीर खुसरो आसिका हो जाएगा, दामोदर कवि मुल्ला दाऊद का चंदायन हो जाएगा, दामोदर कवि की पद्मावत का कथा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर पुनः सूचियों का सुमेल करना, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक है। आलमगीर नामा तबकाते अकबरी चहार चमन इकबाल नामा जहांगीरी, इधर मोहम्मद खां मुतमद खां मिर्जा मोहम्मद काजिम चंद्रभान ब्राह्मण निजामुद्दीन अहमद। तो इकबाल चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण का हो जाएगा, और फिर अब आलमगीर नामा जो है वह मिर्जा मोहम्मद काजिम का हो जाएगा, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद का, और इकबाल जहांगीरी मोहम्मद खां का हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 4 3 1 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो दोस्तों तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के कारण अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना गया है, किसके कारण लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों निजामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना करी थी। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत एवं विश्वास पात्र, और मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार एवं कवि। तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार होता था अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों बाबर तुजुके बाबरी हुमायूं नामा शेरशाह तारीख शेरशाही अकबर का तबकात अकबरी। तो दोस्तों जो लिखा गया था वैसे तो सब लिंक हो रहा सही, लेकिन जो लिखा था बाबर ने खुद ही लिखा था तुजुके बाबरी, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन पुस्तकें दिया है और तरफ दिया है लेखक। तबकात नासरी मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दौला सही है। तारीख मोहम्मद सही शमशेर सिराज अफीवी भी सही। तुगलकनामा इब्न बतूता यह गलत है, तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, जिसे किया था मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने, ठीक है, जिसे जबकि आयार दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों अनवार ए सुहेली आयार दानिश दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसके शासन राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति से फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो यह किया गया था फारसी में अनुवाद जो वह किया गया था अकबर के टाइम पर, ठीक है। तो अकबर आपका ऑप्शन है इसमें से सही हो जाएगा योग वशिष्ठ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का पूरा किया गया था। तो दोस्तों अबुल फजल 7 वर्षों में अकबरनामा पूरा किया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के अधिकारी के वृत्तांत के रूप में लिखा गया। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का 7 वर्ष से भी अधिक का समय बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बाहर कर दिया इस आंसर से, ठीक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई, ठीक है। मुगल में दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल में दरबारी भाषा फारसी थी। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तो दोस्तों फारसी थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो दोस्तों मासिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खान की रचना है, ठीक है, आपको याद रखना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना। भीमसेन कायस्थ का हो जाएगा तारीख दिलकुशा। चंद्रभान ब्राह्मण का हो जाएगा चहार चमन। ईश्वरदास नागर का हो जाएगा फुतवाहत आलमगीरी। और सुरजन राय भंडारी का खुलासत तवारीख। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 3, 2 सही हो जाएगा। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नस्तलीक क्या होते हैं? तो दोस्तों नस्तलीक जो होते हैं वो एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, उसे नस्तलीक बोला जाता था, आपको याद रखना इसे, ठीक है। हृदय कवि राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, तो दोस्तों नागरी दास के नाम से राजा सामंत सिंह ने लिखे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? तो केशव ने रचना करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो केशव दास की रचना है। सी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अब हमारा अंतिम पोर्शन है मुगल काल का, जो है कि मुगल काल विविध, ठीक है। तो मुगल काल विविध को देख लेते हैं। मुगल काल विविध को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस राज, शाहजहां ट्रेवेनियर और औरंगजेब मनुची। तो इस तरीके से आपका अगर सही सुमेलित नहीं है तो देखते हैं आप, जो ये थॉमस रो था यह भी जहांगीर के समय में ही आया था 1615 में। तो आपका ऑप्शन बी से इसमें से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों ने किसके दरबार में हीरो और हीरे की खदानों के बारे में विस्तृत चर्चा की है? तो दोस्तों वह किया जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ने, ठीक है, जो कि कहाँ का था? यह था फ्रांस का एक जौहरी माना जाता था, ठीक है। इसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5020 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो दोस्तों विलियम फिंच ने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना। हॉकिंस, तो दोस्तों जो हॉकिंस था वह 1608 से लेकर 1611 तक रहा। थॉमस रो जो था 1615 से 1619 रहा। मनुची जो था वह दोस्तों था, वह उसका देखो सही काल नहीं है, वो 1653 से लेकर 1708 तक रहा। लेकिन जो 1683 से लेकर 1686 तक रॉल्फ फिंच रहा है, यही बात गलत है, 83 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन आपका देखा जाए तो 2 1 4 3 2 1 4 3, तो बी वाला इसमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम कूट से चुनना है, जिसमें दिया है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले जहांगीर हो जाएगा आपका, ठीक है। जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद बहादुर शाह द्वितीय, फिर अहमद शाह अब्दाली, हाँ फिर फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह होंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 1 2 आपका सही हो जाएगा शासनकाल, ठीक है, जो शासनकाल का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों के कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले तो चंगेज खान हो जाएगा, 1298 के आसपास था, या सॉरी इल्तुतमिश के टाइम के आसपास था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा तैमूर, तैमूर के बाद 1398 के आसपास है, तुगलक काल के समय का था। तो उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा और फिर नादिर शाह हो जाएगा। इस तरीके से 2 4 3 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति का प्रेमी था। तो दोस्तों एक बता दें, अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, एकदम सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, यह बात गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, यह भी बात गलत है। और 1 और 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सुमेल करना है। एक तरफ है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो नादिर शाह द्वारा जो कत्लेआम हुआ था वो 1739 में हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई वह हुई थी 1556 में, और यह हुआ था 1761 में। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 2 1 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू नाम से जाना जाता था। भारतीय गौरव का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों वह हुआ पृथ्वीराज के लिए, जो कि उसके बाद से कोई शासक नहीं बन पाया था हिंदू साहित्य का, ठीक है, हिंदुओं का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों के सही उल्लेख नहीं किया गया है?
तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बिल्कुल बात सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी के बाद, ये भी बात सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा के पास नहीं, हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इस तरीके से यह बात, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही सुमेल नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। पहले में दिया गया पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। तो दोस्तों आपको बता दें पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। तो ऑप्शन हो गया आपका 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सुमेल करना। सुमेल एक, सूची एक, सूची दो का हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर से। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं। खुसरो का युद्ध विद्रोह, खुसरो का विद्रोह हुआ था जहांगीर के साथ समय काल में। खानवा का युद्ध हुआ था अकबर के साथ, ठीक है, सॉरी बाबर के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इधर करना सूचियों को सुमेल करना 1 और 2 को। 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में वही दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है। 1680, 1639 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इस तरीके से देखा जाए ए का, तो आपका अकबर का राज्यारोहण हो गया था, ठीक है। इस तरीके ए का 5, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचियों को सुमेल करना। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1191 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। और आपका होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुख्यतः मुगल और मराठा कालीन युद्ध वर्ष सही सुमेलित है? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खजवा का युद्ध, तीसरा खेड़ा का युद्ध, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों एक है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध 1776 में, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना। घाघरा के युद्ध, चौसा के युद्ध, खानवा के युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो खानवा का युद्ध था 1527 में, घाघरा के युद्ध 1529 में, चौसा के युद्ध 1539 में, सामूगढ़ का 1558 में। इस तरीके से देखा जाए 2, 1, 3, 4 आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ भी कालानुक्रम व्यवस्थित करना युद्धों को। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो दोस्तों आपको बता दें चंदेरी का युद्ध 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा 1565 में। और आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें इसमें से जहांगीर का जो बल्ख युद्ध था, या जहांगीर ने नहीं भेजा था यहाँ पे, इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सही नहीं, बल्कि यह शाहजहां के काल में हुआ था बल्ख, जो कि आज के वर्तमान में बल्ख क्षेत्र ईरान के वाले क्षेत्र में स्थित है। आता अली खान किसका नाम था? तो दोस्तों आता अली खान जो थे वह तानसेन का नाम था, क्योंकि जब तानसेन रामतनु पांडे नाम इनका रखा गया था, फिर ये कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में और इसका नाम रखा गया आता अली खान, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कर देना। इक्ता, जागीर, अमरम, मुकासा। तो दोस्तों जो इक्ता होती थी वह होती थी, इक्ता जो होती थी तो वह होती थी दिल्ली के सुल्तानों के लिए। जागीर जो होती थी वह होती थी मुगलों से संबंधित। अमरम जो होती थी वह अमरम विजयनगर से। मुकासा जो होते थे वो मराठा से संबंधित। आपका ऑप्शन होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह जिसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था, तो दोस्तों सूरत को कहा जाता था, ठीक है, बाबुल मक्का द्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह है मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया। तो दोस्तों मुगलों ने नवरोज त्योहार जो है वो पारसियों से लिया था, ठीक है। नवरोज जलाली कहता था अब्दुल कादिर बदायूनी से, ठीक है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह था, तो दोस्तों लखनऊ में वह था। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस तथा तफसीर पर लखनऊ के फिरंगी मतलब फिक्र शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था, ठीक है। तो यह आप याद रखना। धर्मशास्त्र के विषय को आलिम तथा साहित्य के विषय को काबिल कहा जाता था, उपाधि से दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जिसमें दिया है पहला दिया अहिल्याबाई, दूसरा दिया दुर्गावती, तीसरा पद्मिनी, चौथा दिया है ताराबाई। तो आपको बता दें सबसे पहले तो हो जाएंगे इसमें से पद्मिनी के बाद फिर दुर्गावती, दुर्गावती के बाद फिर हो जाएंगे ताराबाई, फिर अहिल्याबाई हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेल नहीं है? इसमें दिया खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमाउद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा,
तो दोस्तों आपका डी सही सुमेल है, बाकी कोई भी सुमेल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है, बात सही है। और उसके बाद फिर क्या नाम है, सॉरी सफेद संगमरमर नहीं है, ठीक है, लाल संगमरमर, लाल बलुआ संगमरमर पत्थर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो यह भी बात गलत है। ठीक है, इस तरीके से ना तो पहला दूसरा ही है, ना ही दूसरा कथन इसमें से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल कालीन इमारत और सुमेलित नहीं है। शेरशाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर का मकबरा महल बुरहानपुर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। भाई जहांगीर जो महल है यह भी आगरा में स्थित है, यह बुरहानपुर में स्थित नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहले दिया है रबीउद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें, सबसे पहले जो होगा वह जौनपुर वाला होगा, फिर उसके बाद फिर आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और उसके बाद फिर सबसे अंतिम में रबीउद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद में। यहाँ क्या करना, सूचियों को सुमेल करना। सूची 1 में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इधर दिया जामा मस्जिद, दीन पना, जहांगीरी महल, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आपका सही, तो जो बता दे, बाबर का जो जामा मस्जिद संभल में बात सही है, हुमायूं दीन पनाह नगर, अकबर ने जहांगीरी महल बनाया था और जहांगीर द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुब मीनार। तो दोस्तों कुतुब मीनार जो बनवाया था वह इल्तुतमिश द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश होगा, गोल गुंबद जो होगा मोहम्मद आदिल शाह होंगे, बुलंद दरवाजे जो होंगे वह अकबर होंगे, मोती मस्जिद जो होंगे वह औरंगजेब हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 4, 3, 2, 1 ई वाला, और सॉरी 2, 1, 4, 3 वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो दोस्तों बताते सबसे पहले हो जाएगा आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होने के बाद कन्नौज का युद्ध, उसके बाद फिर होगा तालीकोटा का युद्ध सबसे बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना, सूचियों और सही कूट का चयन करना। तो सूची 1 में स्मारक दिया और सूची 2 में निर्माता दे दिया है। अलाई दरवाजा जो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सही है। बुलंद दरवाजा अकबर ने, ये भी सही। मोती मस्जिद आगरा, ये भी सही, ये भी सही। 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा। मुगल काल में मौलिम क्या होता था, तो दोस्तों मुगल काल में जो मौलिम होता था वह एक कर्मचारी हुआ करता था जो जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था, जो यंत्र की सहायता से चारों ओर सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इसके साथ जहाज अपने सही स्थिति में होने का पता चलता था। ठीक है, यह होता था मौलिम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे। दोस्तों बंजारे जो होते थे वो व्यापारी ही होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्ययुगीन काल में सराय क्या अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो सराय होती थी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों और आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना होता था। ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेल नहीं है। तो दोस्तों दाम जो है वह ताम्र मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और जरीब एक प्रकार का कर। तो दोस्तों जरीब एक प्रकार का कर नहीं होता था, बल्कि यह मापा जाने वाला वह होता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने दोस्तों देख लिया, पूरा मुगल काल भी समाप्त हो गया। उस मुगल काल के विविध के जितने भी क्वेश्चन थे सारे समाप्त हो गए। अब हमारा टॉपिक है सिख संप्रदाय। ठीक है, तो दोस्तों सिख संप्रदाय के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फिर एक आध टॉपिक और है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय में वह है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। दोस्तों गुरु नानक ने उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो दोस्तों लहना, जिसे गुरु अंगद भी कहा जाता था, उन्हें घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से सिख ने गुरुमुखी की प्रारंभ की थी। तो दोस्तों गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। ठीक है, पंजाब में अमृतसर नगर का स्थापित किया था। तो दोस्तों गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया था। किसे सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो दोस्तों रामदास को उसने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों
सही सुमेल अगर देखा जाए तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार थे, उन्हीं से है सही, सबसे सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन आशीर्वाद प्राप्त किया था दोस्तों? यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? यह किया था अर्जुन देव द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो दोस्तों इसमें से दिया गया था, एक अर्जुन देव को दिया गया था और एक गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। 2 और 4 इसमें से सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह कौन सा गुरु? तेग बहादुर। क्यों? जो तेग बहादुर थे वह सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते थे। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1665 में अकबर ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड इसी कारण दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो दोस्तों वह हेमकुंड, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? दोस्तों वह हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा एक पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों वहां गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। गुरु सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित थी इसमें कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में रूपांतरण किया था? दोस्तों वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, सॉरी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? दोस्तों खालसा पंथ जो हुआ था वह 1699 में स्थित था, तो आज से लगभग 300 वर्ष हो गए। निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन माने जाते हैं? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। खालसा के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गोविंद सिंह जो थे उन्हें खालसा का संस्थापक माना जाता है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, लक्षण देव। ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। अब देख लेते हैं मराठा राज्य और संघ। ठीक है, मराठा के संबंधित जो बातें हैं वो मराठा वाला पोर्शन में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, मराठा के उत्कर्ष का निम्न कारण कौन सा सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। सभी कारण इसमें सही हो जाएंगे, माने जाएंगे। ठीक है, सभी कारण इसमें से सही माने जाएंगे। ऑप्शन ई इसमें से सही हो जाएगा। निम्न चित्रों पर मानचित्रों पर विचार करना। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है। तो दोस्तों सातवाहनों का, वापियों, चालुक्यों का, राष्ट्रकूटों का, मराठों का, तो मराठों का। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में, जो कि 1672 में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी? तो दोस्तों यह हुई थी 1627 से लेकर 1674 तक। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह था अफजल खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों को कैद से भागने का समय कौन से नगर में कैद थे? तो दोस्तों वह आगरा में, तो उन्हें कैद किया गया था लगभग 1666 में। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो दोस्तों वह रायगढ़ में, महाराष्ट्र में जो वर्तमान है वहां पर स्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शिवाजी की राजधानी तो अभी है रायगढ़। शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? दोस्तों उनका हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। ठीक है, इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना करी थी। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित करना, जिसमें से दिया चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण व लूटना। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले हुआ था चाकन के किले पे आक्रमण, फिर हुआ था मुगलों से मतभेद, फिर हुआ इन्होंने अफजल खां का प्रकरण और लास्ट में हुआ सूरत पर आक्रमण एवं लूटना। ए ठीक ऑप्शन, जो कि 1664 में हुआ था। अष्टप्रधान नाम की महापरिषद हुआ करती थी, तो मराठों की महापरिषद हुआ करते थे। ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगी, जिसमें पेशवा को राजकुमार का प्रधानमंत्री, अमात्य एवं मजमूदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस को राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। ठीक है, सचिव तथा
सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत दबीर जो था वह विदेश मंत्री हुआ करता था। सेनापति जो होता था वह सेना की भर्ती संगठन रसद हुआ करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान को करता था। और न्यायाधीश जो था मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। तो दोस्तों अष्टप्रधान जो था वो मराठा प्रशासन से संबंधित था। अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों किया गया था शिवाजी के द्वारा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? दोस्तों वह शिवाजी के प्रबंध में सहायता करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो दोस्तों इसमें से थे कौन कौन से? दबीर, सुरनवीस, मजमूदार, वाकियानवीस। आपको बता दें 1 2 3 4 तीनों ही थे, चारों ही थे। ठीक है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था। तो दोस्तों सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था कौन होता था? दोस्तों वह सुमंत होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? दोस्तों उन्हें कहा जाता था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रबंध में सहायता करती थी? तो दोस्तों करती थी शिवाजी के दरबार में। कथन दिया, कथने में दिया, राज के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। बात सही है, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहता था। यह बात गलत है क्योंकि स्वतंत्र प्रभार राजा के पास हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा नहीं है? तो दोस्तों रूपा नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन संभाजी के कारण मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो दोस्तों बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, 1773 में इन्हें पेशवा घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से इस सही क्रम को व्यवस्थित करना है। बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। दोस्तों आपको बता दें इसमें से जो बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल है वह 1713 से 1720 के बीच में है। ठीक है, और जो बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761, माधवराव का 1761 से लेकर 1772 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित इसमें अगर इसका आंसर हो जाएगा तो 3 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। बालाजी विश्वनाथ जो थे, फिर बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव और माधवराव। तो बालाजी विश्वनाथ 1320, फिर बाजीराव फर्स्ट 1320 से 1340, माधव नारायण राव 1761 से 1772 और फिर नारायण राव 1772 से 1713। तो इस तरीके से 1 2 4 3 आपका आंसर ए सही हो जाएगा। कालानुक्रम व्यवस्थित करो। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी, शिवाजी। तो इस तरीके से देखा जाए 3 2 4 1 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक प्रसंग बन गया। ठीक है, कारण यह था कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर रहने लगे थे। ये बात सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो बालाजी बाजीराव के समय यह बात हुई थी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन तथा दूसरे कारण है, सही कूट कर इसके द्वारा उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखा अभिकथन जो दिया है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, और कारण यह है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन आर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो दोस्तों ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, निम्नलिखित मराठा देवियों ने जिसमें 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मुगल संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थे? तो ताराबाई थी। ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? दोस्तों वह है मराठा भू राजस्व से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वह जाना जाता था चौथ के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह इतिहासकार कौन था? दोस्तों वह काशीराज पंडित थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों वह था वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? दोस्तों वह हराया था अफगानों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1961 में। ठीक है, पानीपत का
तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वह तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बाद लड़ा गया था, के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन रुहैला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो दोस्तों वह था नजीब खान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है इसका। ठीक है, मोंडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया था तो दोस्तों मोंडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों में लिखा गया प्रपत्रों में यह दिखाई देता है। दोस्तों अब क्या है, अब हमारा जो है मुगल साम्राज्य का विघटन वाला पोर्शन है और यह शायद लास्ट पोर्शन है। ठीक है, इसका फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद किसने सत्ता संभाली तो दोस्तों वह था बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत हुआ तो किसके द्वारा हुआ, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गया था, उसके कारण यह इसका अंत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने और अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फारूकसियर ने। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाला था तो दोस्तों वह था हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, राजा बनाने वाले जिनको कहा जाता था। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो वह था मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नादिर शाह के आक्रमण समय मुगल शासक कौन था तो दोस्तों समय था मोहम्मद शाह। ठीक है, क्योंकि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बार नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह किया था 1739 में। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का वर्ग का प्रभुत्व था तो मोहम्मद शाह के टाइम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोहम्मद बादशाह रंगीला नाम से जाना जाता था तो दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है और कुछ से सही उत्तर देना है, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, आलम अहमद शाह। ठीक है, तो इसमें बता दें सबसे पहले जहांदार शाह हो जाएगा, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अहमद शाह, फिर आलमगीर शाह। इस तरीके से BAD आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करना है और उसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना। पहले दिया है फारूकसियर, फिर दिया जहांदार शाह, फिर दिया बहादुर शाह, फिर दिया मोहम्मद शाह। नीचे दिए गए कोट्स में इसमें से सही सुमेल करना। ठीक है, तो सही सुमेल करने वाले में आप देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेल होगा। तो सबसे पहले बहादुर शाह हो जाएगा, बहादुर शाह हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं जहांदार शाह के बाद फारूकसियर, फारूकसियर के बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो दोस्तों वो हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जिसके पिता का नाम क्या था तो दोस्तों उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यह है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था तो दोस्तों भारत का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं हुआ, बिना साम्राज्य का सम्राट था, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बात ही गलत है क्योंकि वो 15 लाख से लगभग अधिक लेता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने मुगल साम्राज्य की सीमा थी, वह उस समय मुगल साम्राज्य की सीमा क्या थी दोस्तों, वह थी उस समय पे उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था तो दोस्तों प्रथम नवाब जो थे वह सआदत खां थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुरहान उल मुल्क सआदत खां के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है अवध के राज्य का संस्थापक सआदत खां था, दूसरा दिया है इसने सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था दोस्तों लिया था, दोनों ने ही कथन इसमें से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था दोस्तों उसका संस्थापक था चिनकिलिच खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है किलिच खान को मुबारक खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला निजामुल मुल्क ने सुकर खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, बात सही है।
ठीक है। जुल्फिकार अहमद ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन सी इसमें से सही देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों हैदराबाद के राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, यह बात गलत है। विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ विजयनगर साम्राज्य से, यही केवल पोर्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही माना जाएगा इसमें से। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता था को बनवाया था। तो दोस्तों उसे बनवाया था जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जो कि खगोल वेधशाला जंतर मंतर ये दिल्ली के अलावा उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर में भी बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन महाराजा जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी। तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी, ये चारों जगह पर बनवाई थी। ऑप्शन डी इसमें से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1773 में जिज मोहम्मद साहिब पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, किसके लेखक हैं इसके। तो ठीक है, इसके लेखक हैं जयपुर के राजा सवाई जय सिंह। और यह है अंतिम क्वेश्चन पूरे मेडिवल हिस्ट्री का। इसके साथ ही मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो दोस्तों इन्होंने इलाहाबाद में कोई वेधशाला नहीं बनवाई थी। और दोस्तों इस तरीके से हमने मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है, और अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरी मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास को भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर यह कंटेंट आपको बेहतर लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हम इस कंटेंट में और क्या बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।